नमस्कार बच्चों, मैं सुशील पाठक। बच्चों, आज हम और दिनों की तरह फिर से विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछले टर्न पर मैंने आपको विज्ञान का 7वां पाठ जल पढ़ाया था और उसका अध्ययन कराया था। समझता हूँ मैं वो आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और उसका जो PDF मैंने भेजा था वो भी आपने नोट कर लिया होगा। बच्चों, आज हमारा जो लेसन है वो विज्ञान पाठ का 8वां लेसन है, जिसका नाम है पोषण, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। जैसा कि इससे संबंध हो रहा है कि पोषण क्या है। देखिए, हम वैसे तो कहते हैं घर में कि भाई बच्चे में रोग है, इसका पोषण अच्छा नहीं है, कि इसे पोषण आहार देना चाहिए, कि पोषण खिलाइए, कि जो पोषण तत्व है वो खिलाइए, जिससे कि इसका जो है आहार शरीर अच्छा रहे, रोगग्रस्त ना हो। तो बच्चों, हमारे शरीर में आपने देखा है कि पोषण की कमी से हाथ पैरों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, हाथ पैर टेढ़े बेढ़े होना, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पोषण की कमी से होती हैं। हमारे शरीर में जो टूटी फूटी हड्डियां हैं, कोशिकाएं हैं, तंतु हैं, इन सब की मरम्मत करने के लिए या इन्हें जोड़ने के लिए, ठीक है नहीं, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और उन पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं, तो उन पोषक तत्वों के द्वारा हमारे शरीर में जो चेंजेस परिवर्तन, भाई हमारा क्या है, भाई हमारे लिए पोषण पोषण क्रिया क्या है, तो पोषण क्रिया वह क्रिया है जिसमें शरीर में सभी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो शरीर की टूटी फूटी कोशिकाएं, तंतु, उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक होती हैं, वह क्रिया क्या है, हमारी पोषण कहलाती है। अगर हम देखें तो पोषण के अंतर्गत जो तत्व हैं, यहाँ पर पोषण तत्व जो हैं हमारे, पोषण जो तत्व है वो पोषण तत्व हमारे कौन कौन से हैं? हमारा नंबर 1 प्रोटीन है, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 वसा, नंबर 4 हमारा खनिज लवण, नंबर 5 है विटामिन, नंबर 6 है हमारा जल, और एक अलग से तत्व आता है हमारा रफेज। कौन सा तत्व आता है हमारा? रफेज। इसे हटा के अगर हम देखें तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको फिजिकल के अंतर्गत भी पढ़ाई थी, जब हमने संतुलित आहार पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में आपको समझाया था। तो बच्चों, आज जो है पोषण तत्व तो हमारे कौन कौन से पोषक तत्व हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और रफेज, जिनसे कि हमारे शरीर के लिए जो पोषण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो इन्हीं सभी तत्वों से हमें प्राप्त होती है। यदि इन तत्वों से किसी भी एक तत्व की आपूर्ति अगर पूरी ना हो तो हमारा शरीर उस कमी से संबंधित, उस तत्व की कमी से संबंधित रोग से ग्रस्त हो जाता है। जैसे कि पहला हमारा है प्रोटीन। देखिए बच्चों, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमें दो तरह से मिलता है, हमें जंतुओं से भी प्राप्त हो जाता है और वनस्पति से भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है नहीं। अगर हम जंतुओं में देखें तो हमारे पास क्या है? दूध है, मांस है, अंडा आदि चीजों से हमें प्राप्त होता है। अगर हम देखें तो इसमें, इधर हम वनस्पति में देखें तो क्या हमारी दालें हैं, सोयाबीन है, ठीक है नहीं, आदि चीजें, इन सब से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अगर ये प्रोटीन कार्य देखें तो हमारे शरीर के लिए क्या करता है? ये प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे में जीव द्रव का निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करता है, एमिनो अम्ल का निर्माण करता है, इन सारी चीजों के लिए क्या है? ये हमारा प्रोटीन कार्य करता है। अगर इसकी कमी से देखें तो इसकी कमी से जो रोग हैं, प्रोटीन की कमी से, ये मैंने आपको क्या पढ़ा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे? दो तरह का, जंतु और वनस्पति से प्राप्त। जंतुओं से क्या, कौन किससे प्राप्त होता है? वनस्पति में किससे प्राप्त होती है। और रोग क्या है? रोग इससे एक तो होता है हमारा क्वासकोर, एक रोग कौन सा होता है?
इसकी कमी से क्वाशकोर होता है, जिसमें शरीर भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है। और एक दूसरा रोग जो होता है वो होता है हमारा मेरेस्म। कौन सा होता है? मेरेस्म। ये दो रोग जो है प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है बेटा। आता है नंबर 2 पे आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर के लिए, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर के लिए ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। हमारे शरीर के लिए क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा और शक्ति आसानी से प्राप्त, तीव्र गति आसानी से प्राप्त हो जाती है। और जो है इस कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जब ये ग्लूकोज का विखंडन होता है तो जो हमारी कोशिकाएं होती है, ग्लूकोज के विखंडन से हमारी कोशिकाओं के लिए क्या होता है? हमारी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारी कोशिकाओं के लिए क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ग्लूकोज यदि हम अधिक मात्रा में, यदि हम इसे कार्बोहाइड्रेट जब अधिक मात्रा में, तो ग्लूकोज अधिक बनेगा। और जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में बना तो ये जो है हमारे एक रक्त में जाकर एकत्रित होने लगता है, हमारे जो वसा के रूप में हमारे शरीर में जाके एकत्रित होने लगता है। क्या? वसा के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित होने लगता है। और जिससे कि हमारा शरीर क्या, हमारे शरीर में मोटापन आता है, हमारा शरीर कैसा होता है? मोटापा हमारे शरीर का बढ़ जाता है। ठीक है। अगर हम इसके स्रोत देखें, तो स्रोत क्या हमारा? गुड़ है, शक्कर है, और हमारा क्या है? शहद है। ये सारी चीजें जो हमारे स्रोत हैं, ये क्या है? इसके अलावा ना क्या? किशमिश है, आदि। ये क्या है? ये हमारे सभी काय के स्रोत हैं, ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है नहीं। इसके अलावा मूंगफली, गेहूं और अन्य चीजें ऐसी हैं जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं और अपने शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है हमारा क्या? नंबर 3 पे वसा। कि वसा क्या है? देखिए वसा जो है, वसा भी हमारी कार्बोहाइड्रेट के समकक्षी है। बस फर्क क्या है? इसमें कुछ अंतर है। अंतर क्या है? एक तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमें वसा से ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, और जल्दी प्राप्त होती है, और अधिक प्राप्त होती है। ठीक है नहीं। और ज्यादा उसमें प्राप्त होती है। ठीक। तो वसा जो है, वसा से भी अब वसा स्रोत क्या क्या है हमारे? जैसे वसा के रूप में हम स्रोत देखें तो हमारा, अगर ये वसा के स्रोत देखें हम, तो स्रोत में हमारा दूध है, अंडा है, और जो हमारे तेलीय पदार्थ हैं उनसे जो है हमें आदि, इन सबसे हमें क्या होता है? इन सबसे हमें वसा प्राप्त होती है। और वसा जो कार्य करता है, वसे से हमारे शरीर में जो है ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, ये सब जो है इनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा इससे ऊर्जा भी हमें अधिक प्राप्त होती है। और स्रोत क्या बता दी मैंने? दूध, अंडा, तिलमद। और जो कार्य, इसका कार्य भी हमारा कार्बोहाइड्रेट के समकक्षी है। इससे भी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा और गर्मी प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है हमारा क्या? खनिज लवण। आता है हमारा क्या? खनिज लवण। अगर हम देखें तो देखिए हमारे शरीर में, यदि हम देखें हमारे शरीर की जो ग्रंथियां और कई कोशिकाएं हैं, इनकी रक्षा के लिए यदि हम रक्षा देखें तो रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में जो खनिज लवण है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब खनिज लवण के अंतर्गत क्या है हमारा? खनिज लवण के अंतर्गत हमारे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है नहीं, और हमारा क्या है? आयोडीन है। यदि इस तरह से हम देखें तो लगभग 16 खनिज लवण तत्वों की आवश्यकता, 16 तत्व हैं खनिज लवण के अंतर्गत जिनकी हमें आवश्यकता शरीर के लिए, रक्षा के लिए, शरीर की उन प्रोग्रेस के लिए, शरीर के पोषण के लिए हमें आवश्यकता होती है। ठीक है नहीं। तो खनिज लवण का, अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम से क्या होता है? कैल्शियम से हमारे शरीर में जो हमारे दांत हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत होती हैं। और स्रोत के रूप में हम देखें तो हमें हरी पत्तियां हैं,
और हमारे दूध से भी कैल्शियम मिलता है, हरी पत्तियों से, सबसे ज़्यादा हरी जो पत्ती और सब्जी होती है उसमें ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है नहीं। उसके बाद हमारा क्या है, आयरन है। आयरन जो होता है हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसकी पूर्ति करता है। यदि आयरन की कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है नहीं। फास्फोरस और क्या होता है इसके, तो इसकी पूर्ति के लिए आयरन के लिए हम कर कई हमारी हरी जो हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं और जो अंडा है, किशमिश है, इन सब की पूर्ति जो है आयरन, उसकी क्या नाम है, आयरन की पूर्ति होती है, ठीक। आगे चलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस क्या, फास्फोरस भी हमारे कैल्शियम की तरह करती है, ये भी हमारे दांत के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक तत्व है, ठीक है ना। जिससे कि इसकी अगर कमी हो जाए फास्फोरस की तो हमारा शरीर जो चिड़चिड़ा, हमारे शरीर में अंदर चिड़चिड़ापन है, थकान है, ये चीज़ें अधिक होने लगती है। जैसे हम थोड़ा कार्य कर लें तो हमारे अंदर थकान हो जाती है, ठीक है बेटा। तो फास्फोरस जो है हमारे शरीर में दांतों वगैरह की पूर्ति भी करता है, और हड्डी है, दांत, इन सब की पूर्ति करता है। अगर हम इसके स्रोत देखें तो फल है, दाल है, ठीक है नहीं, और भी कई पत्तेदार सब्जियां हमारी, इन सब से हमें फास्फोरस प्राप्त होता है। आयोडीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा क्या होता है, हमारे जैसे यहाँ पर गर्दन पे आपने देखा कई साल लोगों के ऐसा होता है, यहाँ पे मोटी सी थुलथुला हो जाता है, गांठ टाइप हो जाती है, ठीक है नहीं। वो क्या, वो आयोडीन की कमी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो आयोडीन की कमी के लिए हमें आयोडीन नमक लेना चाहिए, ठीक है नहीं, जिससे हमारी आयोडीन की पूर्ति होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्या है, अब आता है हमारा विटामिन। देखिए विटामिन क्या है हमारा, विटामिन वैसे तो अगर देखें तो मुख्य रूप से इसका कोई कार्य नहीं होता, परंतु अगर हम देखें तो विटामिन जो हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर विटामिन ना हो तो इसकी कमी से हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे तो कई सारे विटामिन, मुख्य रूप से हम 5-6 प्रकार के विटामिन को देखते हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा है, विटामिन ए। कौन सा हमारा, विटामिन ए। दूसरा है हमारा विटामिन बी। तीसरा है विटामिन सी। चौथा है हमारा विटामिन डी। पांचवा है हमारा विटामिन ई, और छठा है हमारा विटामिन के। इन मुख्य रूप से हमें आवश्यकता होती है। अब जैसे विटामिन ए है, सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। देखिए विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। अगर हम देखें और भी कई सारे कार्य है, तो विटामिन से जो क्या होती है हमारे शरीर में रोग। अब विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। चलिए इससे पहले विटामिन आगे चले, ये 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन से, हमारे बी और सी। विटामिन बी और सी दोनों हमारे जल में घुल जाते हैं, और बकाया हमारे बी और सी को छोड़कर ए, डी, ई, के, ये सभी विटामिन जो हमारे काय में घुलनशील हैं, ये सभी हमारे वसा में घुलनशील हैं। अब चलिए अब देखते हैं विटामिन ए। देखिए विटामिन ए क्या है बेटा, विटामिन ए जो है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की स्वच्छता के लिए, आंखों के रोगों को दूर करने के लिए भी विटामिन एक अच्छी भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त जो विटामिन से हमारे शरीर में जो त्वचा होती है, त्वचा में हमारे रूखापन नहीं होता है, मुंह में छाले नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो विटामिन ए पूर्ति करता है। और मुख्य रूप से अगर देखें तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। जो आपको ज़्यादातर जनरली तौर पे जो देखें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है हमारा रतौंधी, ठीक है नहीं। तो विटामिन ए अगर हम देखें तो स्त्रोत के रूप में क्या, स्त्रोत के रूप में हमारी सब्जी हैं, गाजर है, और आपकी दूध है, और आपका फल है, ये सारी चीज़ों की पूर्ति जो काय से इन सब चीज़ों से काय पूर्ति होती है, हमारे विटामिन ए की पूर्ति होती है। अब आता है बेटा हमारा विटामिन बी, ठीक है नहीं, कि विटामिन बी से क्या होता है। देखिए विटामिन बी से जो है थकान होती है, ठीक है नहीं, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, और भी कई सारे ऐसे रोग हैं जो विटामिन बी से हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, और अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम देखें तो विटामिन बी की पूर्ति के लिए हम मछली ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, ये सारी के सारे तत्व जो हैं काय की पूर्ति करते हैं, ये सब हमारे विटामिन बी की पूर्ति करते हैं। और विटामिन बी की कमी से जो हमारे शरीर में रोग होता है वो होता है क्या, बेरी, ठीक है ना। तो इसकी कमी से मैंने आपको कौन सा रोग बताया था, इसकी कमी से होता है रतौंधी, ठीक। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी, कौन सा रोग होता है,
वेरी वेरी। अब आता है विटामिन सी। देखिए विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में अधिक पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में अधिक पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है नहीं। और इससे जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं के लिए लाल रक्त के निर्माण, जो लाल रक्त कणिकाओं, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें दो प्रकार की लाल रक्त कणिकाएं और कैसी होती है हमारी, ठीक है नहीं। लाल रक्त कणिका जो होती है हमारे रक्त में, जो ब्लड में जो पाई जाती हैं, उनके निर्माण के लिए जो है सी जो विटामिन है वो बहुत आवश्यक होता है, ठीक है नहीं। इसकी कमी से जो है, अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे तंत्र में रोग हैं और भी कई सारे रोग जो हैं जो इससे हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है नहीं। अगर विटामिन सी देखें तो इसकी कमी से जो रोग होता है मुख्य रूप से वो रोग होता है स्कर्वी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। और स्कर्वी जो रोग होता है, अगर इसकी पूर्ति देंगे तो इसकी पूर्ति जो अधिकतर खट्टे पदार्थ जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, ये सब जो हमारे विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। इन सब तत्वों से जो है विटामिन सी की पूर्ति होती है, ठीक। अब आता है विटामिन डी, ठीक। विटामिन डी से कौन सा होता है? रिकेटस। कौन सा होता है? रिकेटस, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं, ठीक है नहीं। रिकेटस जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं, वो काय कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, ठीक है नहीं। और विटामिन डी अगर मुख्य रूप से देखें तो हमारे हड्डियों में ये काफ़ी फायदेमंद होता है। और इसका अगर स्रोत देखें तो इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है पृथ्वी पर वो है सूर्य। अर्थात हमें जो है कम से कम 30 मिनट की धूप, सर्दियों के दिनों में 30 मिनट की धूप लेनी चाहिए और गर्मियों के दिनों में कम से कम 15 मिनट तो हमें धूप में बैठना चाहिए, ठीक है नहीं। तो सुबह धूप का मतलब ये नहीं कि 20 दोपहर में खड़े हो जाओ। धूप का मतलब होता है जो सुबह जब सूरज उगता है और उस समय विटामिन डी सबसे अधिक, दोपहर में नहीं, सबसे अधिक कब होती है? सुबह के टाइम में जब सूरज निकलता है उस समय सबसे अधिक विटामिन हमें प्रकाश से प्राप्त होती है। तो सुबह के समय कम से कम सर्दियों के दिनों में 30 मिनट और गर्मियों के दिनों में लगभग 15 से 20 मिनट तक हमें जो है धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर जो विटामिन डी की पूर्ति होती है, ठीक। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? देखिए विटामिन ई की कमी से होता है हमारे त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ना है, दाने निकलना है, ये सारे के सारे काय की कमी से होते हैं, हमारे विटामिन ई की कमी से होते हैं। और जो हमारे बाल झड़ना है, बाल जैसे आपने देखा सिर पर बाल उड़ने लगते हैं, उखड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, वो सब किसकी कमी से होते हैं? वो सब होते हैं हमारे विटामिन ई की कमी से, ठीक है नहीं। और डायबिटीज़ वगैरह ऐसे भी कई रोग जो है हमारे, इसको रोकने में भी हमारा जो विटामिन ई है वो बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है नहीं। यदि अब विटामिन ई की हम पूर्ति देखें तो कैसे होगी? पूर्ति जो है हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं, अनाज है, बादाम है, इन सब से काय की पूर्ति होगी हमारी? ई की, ठीक है नहीं। काय की पूर्ति होगी हमारी? विटामिन ई की पूर्ति होती है। तो इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? हमारे डायबिटीज़ में रोग है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना है, ठीक है नहीं, बाल जुड़ना है, बाल झड़ना, ये सारे रोग काफी विटामिन ई की कमी से होते हैं। अब आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन के जो है वो भी हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए जो है हमारे हृदय को शुद्ध रखता है, जो हृदय में ब्लड आता है तो जब हमारे हृदय को स्वस्थ रखेगा तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर का अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है विटामिन के। तो विटामिन के भी हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। चोट लगता है, चोट लगने में जो आप देखते हैं एक तो ब्लड बहुत तेज बहता है और जब गाढ़ा ब्लड होता है, थक्का ब्लड का जल्दी जमता है तो जो जख्म होता है वो भी जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है नहीं। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और भी कई सारी कमियां जो हमारे शरीर से पूरी होती हैं। अब इसके तत्वों की पूर्ति अब आपको को कि विटामिन के जो है वो किन तत्वों से हमें पूर्ण मिल सकता है, अर्थात पूर्ति हो सकती है। तो विटामिन के की पूर्ति जो हमारे अंकुरित बीज हैं, अंकुरित जो अनाज होते हैं जिनमें छोटे छोटे आप देखते हैं, जैसे सुबह से आप देखते हैं तो आप कह देंगे चने खाओ, तो चने जब रात को सुबह उनमें थोड़ा अंकुरण हो जाता है, तो किसका अनाज है। और भी हमारा क्या बोलते हैं रसदार जो फल होते हैं उनकी पूर्ति जो है हमारी, उनकी पूर्ति से क्या होता है, अगर वो बादाम आदि से लें, हम पत्तेदार सब्जियां लें, अंकुरित अनाज लें, तो काय की पूर्ति होती है हमारी? विटामिन के की पूर्ति होती है, ठीक है ना। तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा? ये विटामिन पढ़ा, ठीक है नहीं। अब क्या है, अब देखते हैं हम जल क्या। जैसा कि जल के बारे में ज़्यादा अधिक वैसे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि पिछला जो पार्ट पढ़ाया था मैंने आपको वो जल ही पढ़ाया था। सातवां पार्ट जो पढ़ाया था मैंने आपको
जल ही पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको विस्तार से जल के बारे में बता दिया था। फिर बता दूँ, जल जो है एक हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा मुख्य तत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70 से 75% जल पाया जाता है। क्योंकि हम बिना भोजन के रह सकते हैं, बिना भोजन के तो हम 1 महीने भी रह सकते हैं, 2 महीने भी काट देंगे, ठीक है नहीं, परंतु बिना जल के मैं अपनी दृष्टि से बताता हूँ कि बिना जल के हमें 1 सप्ताह भी काटना बहुत भारी पड़ जाएगा, 1 सप्ताह भी हम नहीं काट सकते। तो जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। और जल से हमारे शरीर की लाभ क्या है, देखिए जल जो हमारे शरीर की पाचन जो तत्व हम जो खाना खाते हैं उसके लिए जो पाचन क्रिया होती है वो भी जल करता है, जल से हमारी पाचन क्रिया तेज होती है। जल जो सारी गंदगी को उसे अपने लिक्विड के रूप में आकर बाहर कर देता है। ब्लड में भी जल बहुत फायदेमंद होता है। और भी जल जो है हमारी जो डिहाइड्रेशन होता है, पानी की जो कमी होती है, कई तत्वों की जो कमी होती है, पानी की पूर्ति जो जल जो कमी होती है, लिक्विड की कमी होती है, तो क्या पूरी करता है, जल पूरी करता है, ठीक है नहीं। तो जल भी हमारे शरीर के लिए एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अब उसके बाद 7वां तत्व पढ़ा था हमने रफेज। रफेज क्या है, ये नया शब्द है। रफेज क्या है, ये नया शब्द है, इसे आपने शायद अभी नहीं सुना होगा, ठीक है नहीं। रफेज जिसे रक्षांश भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, रक्षांश भी कहते हैं, रफेज, ठीक है नहीं। रफेज जो जैसे हम जो खाद्य पदार्थ लेते हैं उनमें जो खुरदरे पदार्थ होते हैं, खुरदरे पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो हम रफेज कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम रफेज कहते हैं। जो हमारे खुरदरे पदार्थ होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं, खुरदरे पदार्थ होते हैं, वो उनसे रफेज कहते हैं। रफेज करता है क्या हमारे शरीर, आप रफेज करता है क्या, रफेज जो है हमारे शरीर में आहार नाल की सफाई करता है, उसकी दीवार पर जो गंदगी को जमा नहीं होने देता, मल को जमा नहीं होने देता, ठीक है नहीं। और जो हमें रफेज जो प्राप्त होता है वो पत्ते और सब्जियां हैं और हमारा जो अनाज है, चोकर है, जैसे हम घर में दलिया लेते हैं, आपने देखा दलिया कहते हैं दलिया खाते हैं, तो वो भी क्या रफेज ही कार्य करता है। दलिया भी हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। तो रफेज जो कौन से पदार्थ को कहते हैं, रफेज जो कहते हैं हम कहे तो जो खुरदरे पदार्थ उनके लिए हम रफेज कहते हैं, ठीक है नहीं। तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, जल, रफेज, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और सभी के बारे में बताया किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और किसकी कमी को हम किन तत्वों को ग्रहण करके दूर कर सकते हैं। अब बेटा एक आगे आता है हमारा पाचन तंत्र। क्या आता है हमारा, पाचन तंत्र, ठीक है नहीं, क्या कहते हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र भी वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं एक बार चलिए फिर भी ट्राई कर दे रहा हूँ, फिजिकल में पढ़ा चुका हूँ मैं। पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र जो है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं अर्थात हमारे मुंह से लेकर और उत्सर्जी अंग तक, यानी कि जहाँ से हम मल बाहर निकालते हैं, गंदगी अपने शरीर की बाहर निकालते हैं, वहाँ तक क्या वो पूरा सिस्टम क्या है हमारा, पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है नहीं। अब पाचन तंत्र जो मैंने बताया मुख से शुरू होता है, होंठों से शुरू होकर उत्सर्जी द्वार तक होता है। इसके अंतर्गत क्या सबसे पहले हमारा, देखिए मुख होता है, मुख या मुख गुहिका, मुख व मुख गुहिका। दूसरा क्या होगा इसमें, ग्रसनी। तीसरा क्या होगा हमारा, ग्रासनाल, ठीक है नहीं। चौथा है हमारा अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, और आता है हमारा मलाशय। ये जो है मुख्य रूप से हमारे पाचन तंत्र के मुख्य भाग है। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन से भाग में हमारी क्या क्रिया होती है। देखिए मुख व मुख गुहिका, जैसे कि सबसे पहले हम भोजन का टुकड़ा तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, हमारे मुंह में ले जाते हैं, तो ये क्या है, मुख। अब मुख से जो गुहिका होती है, जो हमारी घाटी में भोजन जाता है, ठीक। तो और जो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है हमारी ग्रसनी। तो मुख क्या है, मुख तो हमारी यही है जिसमें हम भोजन चबाते हैं, दांतों से चबाते हैं, ये क्या हमारा मुख या मुख गुहिका के लीजिए, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, जो हम चबा हुआ भोजन, ग्रसनी जो है वो मुख से मुख गुहिका से भोजन लेकर कहाँ तक पहुँचाती है, गिरास नाल तक। ग्रसनी क्या काम होता है, जो यहाँ चबा हुआ भोजन है उसे लेती है और कहाँ तक पहुँचा देती है, गिरास नाल तक, जो ग्रसनी का कार्य होता है। अब ग्रासनाल क्या कार्य करता है बेटा, ग्रासनाल जो हमारा भोजन, जो चबा हुआ भोजन जो आता है, जो ग्रसनी से लेता है, उस भोजन को कहाँ तक पहुँचा देता है, अमाशय तक, जो लगभग 30 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है नहीं, ग्रासनाल जो होता है, ठीक। और ये अपने भोजन कहाँ तक पहुँचाता है, अमाशय तक पहुँचाता है,
ठीक है नहीं। अमाशय पर भोजन जो खाते हैं वो कहाँ पहुँच जाता है हमारा, अमाशय में, ठीक है नहीं। अब अमाशय के बाद जो छोटी आंत होती है, ठीक है नहीं, अमाशय में पूरा भोजन एकत्रित होता है, उसके बाद जो छोटी आंत होती है वो छोटी आंत क्या कार्य करती है, ठीक है नहीं। देखिए जो अमाशय में भोजन करो, अब छोटी आंत, तो जो हम जो भोजन करते हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है नहीं, तो जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जो पचता है, पाचन जो होता है भोजन का, वो कहाँ होता है, वो हमारा छोटी आंत में होता है, ठीक है नहीं। अमाशय में 3 भाग होते हैं हमारे, कार्डियक, पॉडिक और पायरोलिक, ठीक है ना। ये 3 भाग जो हमारे काय में होते हैं, अमाशय में होते हैं। इसमें जाकर क्या होता है, भोजन हमारा एकत्रित जो पॉडियक होता है उसमें क्या होता है, भोजन एकत्रित, अमाशय में भोजन एकत्रित होकर सब जो चबाते हैं वो कहाँ एकत्रित होता है, अमाशय में। अब अमाशय के बाद जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, हमारी छोटी आंत में। जो क्या होती है, हमारी छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है, और यहीं से जो है पूरे शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा चली जाती है, जो भोजन की तत्व नहीं सकती वो पूरी उसमें चली जाती है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है पाचन होता है। और अब आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या चीज़ है, जो हमारी छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है, उससे जो भोजन बचता है, जो बचा हुआ भोजन होता है वो हमारा काय में जा चला जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत जो उस कम जो बचा हुआ भोजन होता है, जो पाचन क्रिया हुआ जो बचा हुआ भोजन होता है, उसे जो है जो मल के रूप में होता है, उसे जो है जल के साथ मिलाकर कहाँ पहुँच जाता है, वो मलाशय में, ठीक है नहीं। और मलाशय के बाद जो वो सारी की सारी गंदगी के रूप में जो हम सुबह शौच की क्रिया करते हैं उसमें जो वो बाहर निकल जाता है, ठीक बेटा। तो ये क्या है, ये पूरा पाचन तंत्र है। मुख्य और भोजन कहाँ से, ग्रसनी से भोजन कहाँ जाता है, ग्रासनाल बाद कहाँ भोजन पहुँच जाता है, अमाशय में जाकर तब एकत्रित होता है। छोटी आंत में पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया बाद जो बचा हुआ भोजन होता है पाचन क्रिया से, वो बड़ी आंत जो है जल द्वारा मिलाकर उसे मल के रूप में कहाँ पहुँचा देती है, मलाशय में। और मलाशय जो है, मलाशय के द्वारा वो जो है बाहर निकल जाता है, जो सुबह हम शौच की क्रिया के बाद करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने बेटा आपको क्या पढ़ाया इस लेसन के अंतर्गत, पोषण, और पोषण में किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और मनुष्य का पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में भोजन की जो क्रिया होती है, पचने की क्रिया होती है, वो किन अंगों के द्वारा कैसे होती है। मैं समझता हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी बेटा तो मुझे जो है मेरा नंबर ग्रुप पर है, उससे संपर्क कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर है इसके PDF के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।